चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की जिसने बिना किसी हथियार के एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। जी हां, आज हम महात्मा गांधी के जीवन और उनकी जो फिलॉसफी थी, सत्य की शक्ति, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, साल है 1930, जगह है भारत। एक 70 साल का बुजुर्ग 240 मील पैदल चलने का फैसला करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो समुद्र के किनारे जाकर एक मुट्ठी नमक उठा सके। सुनने में कितना छोटा सा काम लगता है ना? पर इसी एक छोटे से काम ने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी थी। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया को एक बिल्कुल नई तरह की ताकत से मिलवाया। तो सवाल यही है कि ये हुआ कैसे? आखिर एक अकेला इंसान जिसके पास कोई हथियार नहीं, बस अपनी कन्विक्शंस थीं, वो कैसे एक ग्लोबल एम्पायर को चुनौती दे सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और ये देखेंगे कि कैसे गांधी ने हिम्मत और सच्चाई को एक ऐसे हथियार में बदल दिया जो किसी भी सेना की ताकत से कहीं ज्यादा था। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक विचार से होती है और गांधी के इस विचार की जड़ें थीं भारत के पोरबंदर शहर में। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आप देखिए, उनका बचपन काफी हद तक एक आम बच्चे जैसा ही था, लेकिन उनकी मां पुतली बाई बहुत ही धार्मिक महिला थीं और इसका गांधी पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो अपनी मां को उपवास रखते हुए, अनुशासन में रहते हुए देखते थे और वहीं से उन्होंने सीखा कि सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम में कितनी ताकत होती है। और यही सबक आगे चलकर उनके अहिंसा के आंदोलन का एक तरह से कहें तो आधार बना। फिर जब वो 19 साल के हुए तो पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां जाके उन्होंने एक टिपिकल इंग्लिश जेंटलमैन बनने की पूरी कोशिश की। महंगे सूट पहनना, डांस क्लास लेना, वो सब कुछ किया। लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आ गया कि ये सब बाहरी दिखावा है। उनकी असली खोज तो कुछ और थी। जब उन्होंने भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तब उन्हें एक नई राह मिली। उन्हें यह एहसास हुआ कि असली ताकत त्याग और सादगी में है, दिखावे में नहीं। अब भारत वापस आने पर एक वकील के तौर पर उनका करियर कुछ खास चला नहीं, तो उन्हें साउथ अफ्रीका में एक नौकरी का ऑफर मिला और उन्होंने वो ले लिया। उन्हें उस वक्त शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। एक ऐसा इम्तिहान जो एक आम से वकील को महात्मा बनाने वाला था। और साउथ अफ्रीका में ही उनका सामना हुआ नस्लियत भेदभाव की कड़वी सच्चाई से। सोचिए, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी उन्हें ट्रेन से धक्का देके बाहर निकाल दिया गया। वजह सिर्फ इतनी कि उनकी त्वचा का रंग अलग था। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये एक गहरा जख्म था। उस रात उस ठंडे सुनसान स्टेशन पर बैठे बैठे गांधी ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो डरकर वापस भारत नहीं भागेंगे। नहीं, वो लड़ेंगे, इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और बस वही वो पल था जब एक शर्मीले आम से वकील के अंदर एक निडर लीडर ने जन्म लिया। लेकिन सवाल था कि इस अन्याय का जवाब कैसे दिया जाए? क्या हिंसा से? नहीं, गांधी ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। साउथ अफ्रीका के उन भेदभाव भरे कानूनों के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट का एक ऐसा तरीका इजाद किया जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह या सत्य पर डटे रहना। अब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल टैक्टिक नहीं थी, ये एक गहरी आध्यात्मिक सोच थी। इसका मकसद दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि खुद तकलीफ सहकर अहिंसा के रास्ते पर चलकर सामने वाले के ज़मीर को जगाना था, उसे बदलने पर मजबूर करना था। तो सवाल है, ये काम कैसे करता था? वेल, इसके कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले अन्याय को पहचानो, जैसे कि वो ब्लैक एक्ट था। दूसरा, शांति से उसका असहयोग करो, मतलब उस कानून को मानने से ही इनकार कर दो। तीसरा, और ये सबसे जरूरी था, बिना किसी लड़ाई झगड़े के सजा कबूल कर लो, चाहे वो जेल हो या पिटाई, ताकि दुनिया देखे कि जुल्म कौन कर रहा है। और आखिर में तब तक डटे रहो जब तक आपकी नैतिक जीत ना हो जाए। हाँ, ये रास्ता धीमा जरूर था पर असरदार था। तो 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका के अपने सारे तजुर्बों और सबकों के साथ भारत वापस लौटे। अब वो सत्याग्रह को एक बहुत बड़े स्टेज पर आजमाने के लिए तैयार थे और इसका सबसे यादगार, सबसे बड़ा प्रदर्शन अभी होना बाकी था। साल था 1930। गांधी ने इस बार विरोध के लिए एक ऐसी चीज चुनी जो हर हिंदुस्तानी की रसोई का, उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, नमक। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना कंट्रोल कर रखा था, टैक्स लगा रखा था। ये कानून हर किसी पर, खासकर गरीबों पर, एक बहुत बड़ा बोझ था।
गांधी ने फैसला किया कि वो इसी अन्याय को चुनौती देंगे। शुरुआत में तो उनके साथ सिर्फ 78 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए कारवां बनता गया। हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। ये जो 240 मील की पदयात्रा थी ना, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये पूरे भारत की सोई हुई आत्मा को जगाने की एक यात्रा थी। और फिर जब धरासना में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं, तो पूरी दुनिया की आंखें खुल गईं। सबने ब्रिटिश राज का असली क्रूर चेहरा देखा। नमक सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब संघर्षों ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़ दी। अब भारत की आज़ादी दूर नहीं थी, लेकिन ये जो जीत मिलने वाली थी, उसके साथ एक बहुत बड़ा दुख, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई थी। सोचिए, एक तरफ पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ गांधी का दिल टूटा हुआ था। वो दिल्ली के जश्न में शामिल नहीं थे, वो तो बंगाल के नोआखली में थे, नंगे पांव गांव-गांव घूम रहे थे और बंटवारे की आग में जल रहे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो बंटवारा जिसके वो हमेशा सख्त खिलाफ थे। और विडंबना देखिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा, नॉन वायलेंस को दी, उसका अंत हिंसा के एक क्रूर एक्ट से हुआ। 30 जनवरी 1948, जब वो एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब उनकी हत्या कर दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। नफरत के उस आखिरी पल में भी उनके लबों पर ईश्वर का नाम था। ये उनके जीवन भर के विश्वास की गवाही थी। लेकिन गांधी की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि उनका विचार अमर हो गया। उनकी जिंदगी दुनिया भर में उन सभी लोगों के लिए एक रोशनी बन गई जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, इन सब महान नेताओं ने गांधी के दिखाए अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही इतिहास रचा। तो आखिर में गांधी की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ी है। आज की इस दुनिया को देखिए, जहां चारों तरफ इतनी हिंसा है, इतने टकराव हैं। क्या ऐसे में सत्य की शक्ति का सिद्धांत हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? क्या आज के दौर में भी नैतिक साहस सबसे बड़ा हथियार हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।